हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है ऑडिटिंग में टाइप्स ऑफ ऑडिट हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्कोप भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उद्देश्य क्या थे अंकेक्षण के वो हमने देखे थे। तो हम फर्स्ट यहाँ पे अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र यानी स्कोप ऑफ ऑडिट देखते हैं। जब अंकेक्षण कार्य अपने हाथ में लेता है तो हिसाब किताब की जांच की सीमा तय करता है। इस सीमा को अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र कहते हैं। अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र निर्धारित करते समय यह देखना होता है कि अंकेक्षण निम्न में से किस प्रकार का अंकेक्षण है, उसके आधार पर अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अंकेक्षक का जो कार्यक्षेत्र है वो कोई निश्चित नहीं है। वो निर्भर करता है कि उससे क्या कार्य करना है, किस तरीके का कार्य उसने अपने हाथ में लिया है, किस तरीके के उसके उद्देश्य हैं, और जो अंकेक्षक का जो नियोक्ता है उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र अंकेक्षक किस प्रकार का रखेगा कि जो उद्देश्य है जो नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो पूर्ण हो जाए। तो फर्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि अंकेक्षक हमें ये देखना होगा कि अंकेक्षण है किस प्रकार का, उसके आधार पर उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। तो अंकेक्षण के हम यहाँ पर प्रकार देखते हैं। निजी अंकेक्षण यानी प्राइवेट ऑडिट। यदि कोई संस्था किसी समझौते द्वारा, यहाँ वर्ड हाईलाइट किया है, समझौते द्वारा किसी व्यक्ति से अपने हिसाब किताब का अंकेक्षण कराती है तो उसे क्या कहते हैं, निजी अंकेक्षण यानी प्राइवेट ऑडिट कहते हैं। किसी समझौते द्वारा मान लीजिए कोई संस्था है, उसे अपने किसी निश्चित समय की कोई जांच करवानी है या मान लीजिए उसको अपना इंटरिम जो डिविडेंड है वो घोषित करना है, तो उस बेसिस पे वो अंकेक्षक को बताएगी कि हमें अपना इंटरिम डिविडेंड हमें डिक्लेयर करना है। तो आप इसके आधार पर जो हमारे जो बैलेंस शीट और जो P&L है उसकी जांच कीजिए और उसके आधार पर उनके रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। तो एक तरह से ये समझौते के द्वारा ये बता अंकेक्षक और जो नियोक्ता है उसमें ये निर्धारण हो गया कि किस तरीके का क्या उद्देश्य है उसका। तो ये समझौता हो गया, उसके आधार पर अंकेक्षक स्वयं निर्धारित कर लेगा कि उसे अपने कार्यक्षेत्र कितना रखना है। तो जो निजी अंकेक्षण है मुख्यतः जो होता है एकाकी और साझेदारी व्यापार में होता है। नेक्स्ट हमें देखते हैं वैधानिक अंकेक्षण यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट। बाकी निजी अंकेक्षण जो है ज़रूरी नहीं है, जो संस्थाएं वैधानिक अंकेक्षण या सरकारी अंकेक्षण कराती है वो भी क्या कर सकती है, निजी अंकेक्षण करवा सकती है अलग से। तो वैधानिक अंकेक्षण हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो हम देखते हैं कि वैधानिक अंकेक्षण यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट जिस संस्था के हिसाब किताब अनिवार्यतः किसी विधान के अंतर्गत कराए जाते हैं, मतलब जिस संस्था के हिसाब किताब की जाँच अनिवार्यता किसी विधान के अंतर्गत कराई जाती है उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसे कि कंपनी, बैंक, कंपनी और बैंक जो होते हैं इसके लिए हमारे कानून में ये प्रावधान कर दिया गया है। कंपनी की जो फाइनल जब अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो कंपनी के लिए आवश्यक कर दिया गया है, अनिवार्य, आवश्यक नहीं बोल के यहाँ अनिवार्य शब्द यूज़ करेंगे कि जो उसकी हिसाब किताब की जाँच है वो करवाई जाए किसी योग्यता प्राप्त अंकेक्षक के द्वारा, उसके आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो कंपनी एंड बैंक के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, ज़रूरी है। यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं सरकारी अंकेक्षण यानी गवर्नमेंट ऑडिट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भी इसकी व्याख्या की है। यहाँ बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य किसी सरकारी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकारों का कर्तव्यों का पालन करना होता है जो कि भारतीय संसद द्वारा अथवा उसके बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। तो सरकारी अंकेक्षण जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनको करवाना आवश्यक होता है। और दूसरा सरकारी संस्थाओं को आवश्यक होता है सरकारी अंकेक्षण करवाना। और दूसरी बात यहाँ पर भी बताना ज़रूरी है कि जो
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, और जो राज्य स्तर पर जो जिसकी नियुक्ति की जाती है वो महालेखापाल होता है, जो कि राज्य की जो संस्थाएं जैसे यूनिवर्सिटीज़ है उनके अनुदान की और उनके ऑडिट की जांच करने का कार्य आदि कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा और किसी उद्देश्य के लिए भी जो संस्थाएं हैं वो बोल सकती है महालेखापाल के कार्यालय को कि हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हमें ऑडिट करवानी है, तो उसके लिए वो अलग से चार्ज करेंगे, अलग से अपनी फ़ीस लेंगे, और इस तरीके की जो ऑडिट होती है उसको कंसेंट ऑडिट या सहमति अंकेक्षण कहते हैं। ये अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र हमने पढ़ा है यहाँ तक। अब हम आते हैं अंकेक्षण के प्रकार पर, यानी टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट कितने प्रकार की होती है, जो कि मुख्य प्रकार से जो डिवाइडेशन है वहाँ इस डायग्राम में बताया है कि पूर्ण अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण और निष्पत्ति अंकेक्षण। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा पूर्ण अंकेक्षण यानी कंप्लीट ऑडिट। जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। सामान्यतः इसको फाइनल अकाउंट ऑडिट भी कहते हैं। मान लीजिए किसी संस्था की वित्तीय वर्ष की पूर्ति होने पर या फिर एक समय के बाद में उसके अंतिम खाते जब तैयार किए जाते हैं तो उसकी जांच की जाती है, जो कि एनुअल बेसिस पे यानी वार्षिक आधार पर भी हो सकती है और अर्धवार्षिक आधार पर भी हो सकती है। तो ऐसे जो अंकेक्षण को हम क्या कहते हैं, पूर्ण अंकेक्षण। अब आता है आंशिक अंकेक्षण या पार्शियल ऑडिट। यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक हिस्से की जांच की जाए, मान लीजिए 1 साल के अकाउंट्स तैयार किए गए और हमें पर्टिकुलर किसी 2 महीने की ही ऑडिट हमें करनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑडिट, जो कि किस बेस पे हो गई, समय के आधार पर। और कार्य के दृष्टिकोण से हमें किसी पर्टिकुलर किसी व्यवहार की जांच करनी है या पर्टिकुलर किसी अमाउंट की अगर जांच करनी है तो उस तरीके के अंकेक्षण को हम क्या कह देंगे, कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक अंकेक्षण। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है चालू अंकेक्षण या कंटिन्यूस ऑडिट। चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन के हिसाब किताब की जांच करता है। हाँ, चालू अंकेक्षण जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम देखते हैं कि चालू अंकेक्षण जो होता है कंटिन्यूस ऑडिट होती है, जो कि वर्ष के मध्य में कभी भी अंकेक्षक आता है और जो अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच करता है, और फिर जब थोड़े समय अंतराल के बाद में जब वो वापस आता है तो अपने कार्य की शुरुआत कहाँ से करता है, जहाँ पर वो काम को पिछली बार छोड़ के गया है। तो चालू अंकेक्षण के कई लाभ भी है, हानि भी है। लाभ ये होता है कि इससे कर्मचारियों में नैतिक दायित्व होता है कि उनको उन्हें ये लगता है कि हमारे कार्य की कुछ समय बाद ही जांच हो जाएगी और हमारे कार्य की लगातार जांच होती रहती है, तो वो ज़्यादा सतर्कता से कार्य करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी लापरवाही है या कोई गलती है या फिर कोई कपट और मिथ्या कथन जो अंकेक्षण में वो फाइनल अकाउंट्स के अंदर अगर शो कर रखे हैं तो उनकी भी समय रहते हुए जांच हो जाती है। इसके अलावा हानि का कारण ये है कि ये थोड़ा खर्चीली हो जाती है, कार्य में व्यवधान हो जाता है, क्योंकि अंकेक्षक कभी भी वर्ष के किसी भी समय अंतराल में अंकेक्षण कार्य के लिए आ जाता है। इस प्रकार चालू अंकेक्षण के कुछ लाभ भी है और कुछ हानि भी है। जो हानि है उनको हम दूर कर सकते हैं अगर कुछ निश्चित बिंदुओं का हम पालन करें तो। अब फोर्थ टॉपिक हम देखते हैं सामयिक अंकेक्षण यानी पीरियोडिकल ऑडिट। जब कोई वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है, वित्तीय काल समाप्त हो जाता है और उसके अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं, तो उस काल के हिसाब किताब की जांच का कार्य आरंभ किया जाता है, और जब तक कि वो हिसाब किताब कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो कार्य क्या होता है, चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामयिक ऑडिट या सामयिक अंकेक्षण यानी पीरियोडिकल ऑडिट। नेक्स्ट है हमारा अंतरिम अंकेक्षण यानी इंटरिम ऑडिट। जो इंटरिम ऑडिट क्या होती है कि व्यवसाय के काल के मध्य में कोई अंकेक्षण किया जाता है। कोई वित्तीय वर्ष चल रहा है, कोई या व्यावसायिक बिजनेस ईयर जब चल रहा होता है, तो उसके बीच में किसी भी समय ऐसे अंकेक्षण हो जाता है, और वो जो अंकेक्षण होता है, मान लीजिए किसी अंतरिम लाभ किसी इंटरिम डिविडेंड के लिए किसी इंटरिम डिविडेंड को घोषित करने के लिए, अंतरिम लाभ को घोषित करने के लिए ऑडिट करवाई जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, इंटरिम ऑडिट।
इसके अलावा और भी कई उद्देश्य हो सकते हैं। 6 हम पॉइंट देखते हैं निपुणता अंकेक्षण। तो निपुणता अंकेक्षण को हम यहाँ देखेंगे। निपुणता अंकेक्षण से क्या आशय है? एफिशिएंसी ऑडिट, जो लास्ट के 3 ऑडिट्स है, निपुणता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण, निष्पत्ति अंकेक्षण, इनके भी कोई मूलभूत हम परिभाषा नहीं दे सकते हैं। ये अभी विकासशील अवस्था में ही है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखते हैं कि निपुणता अंकेक्षण में व्यवसाय के प्रत्येक व्यवहार के औचित्य की जांच करके देखा जाता है कि व्यवहारों में परिवर्तन करके किस प्रकार व्यवसाय की निपुणता को बढ़ाया जा सकता है। तो एफिशिएंसी ऑडिट में देखा जाता है कि कोई व्यवहार किस प्रकार से किया गया है और उसी व्यवहार को हम किसी अन्य तरीके से अगर करते हैं तो उससे व्यवसाय के लाभों में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, किस प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन होगा, उसकी जांच की जाती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? निपुणता अंकेक्षण। जो 7th हमारा टॉपिक है वो है औचित्य अंकेक्षण यानी प्रॉपर्टी ऑडिट। इसके अंदर हम जो प्रबंधकों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके औचित्य की जांच करते हैं कि क्या वो सही है सामान्य रूप से या नहीं है। तो निम्न आधारों पर जो जांच की जाती है वो है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययिता के आधार पर कि क्या कोई निर्णय लिया गया है वो बुद्धिमत्तापूर्ण लिया गया है या फिर देखते हैं हम निष्ठापूर्वक लिया गया है। मान लीजिए कोई प्रबंधक बुद्धिमान तो है लेकिन वो निष्ठापूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, वो नैतिक रूप से गलत कर रहा है, तो यानी वो निष्ठापूर्वक कार्य नहीं कर रहा है, तो उसकी भी जांच की जाती है। और थर्ड हमें देखना पड़ेगा कि वो कार्य मितव्ययी तरीके से किया जा रहा है या फिर खर्चीले तरीके से। तो एक तरह से ये औचित्य हम देखेंगे कि वो निर्णय किस आधार पर लिया गया है। 8th है हमारा निष्पत्ति अंकेक्षण यानी परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें कार्य के संपादन एवं लक्ष्य के अनुरूप होने की जांच की जाती है। जो कार्य जो किया जाता है और संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उसके अनुरूप वो कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही, क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या हमने उद्देश्य निर्धारित किए गए थे और क्या उसके अनुरूप हमने निष्पत्ति की है, उसकी यहाँ पर हम जाँच करते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट है ऑडिट के बारे में हम नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।